वेक्टर स्पेसेस हम नया एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ने तो फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ा था जिसमें उन्होंने वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपने भी पिछले सेमेस्टर में और एफएससी में भी वेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है। तो जो आपने वेक्टर्स यूक्लिडियन प्लेन और यानी एक्स वाई प्लेन और यूक्लिडियन स्पेस में पढ़े थे, उन वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज थी, अब हम उनसे मुतासिर होके उन प्रॉपर्टीज को जनरलाइज करके एक नया स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसको हम वेक्टर स्पेस का नाम दे रहे हैं। जो आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद हम एग्जांपल्स में एन डायमेंशनल रियल स्पेस पढ़ेंगे, और फिर दूसरी एग्जांपल एन डायमेंशनल कम्प्लेक्स स्पेस पढ़ेंगे, और फिर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस, या वेक्टर्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन जो हमारे पास है, इसको देखने से पहले देखेंगे जो आपने वेक्टर्स पढ़े थे सेकेंड ईयर में, वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन एंड वेक्टर्स इन स्पेस। उन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे जो आपके पास वेक्टर्स थे उनको आप ऐड कर सकते थे, और दो वेक्टर्स को ऐड करने पे आंसर अगेन एक वेक्टर आता था, यानी क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन। फिर इसी तरह से आपके पास अगर तीन वेक्टर्स दिए गए हों तो उनको अगर आप ऐड करें तो आप उनको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि आप पहले लास्ट टू वेक्टर्स को ऐड करें, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे फर्स्ट टू वेक्टर्स को पहले ऐड करें और थर्ड वेक्टर के साथ इनके आंसर को ऐड कर दें। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। इसे हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन कहते हैं। और फिर इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन थी कि आप दो वेक्टर्स को ऐड करें, फिर उनकी पोजीशन चेंज करके उनको ऐड करें, आंसर आपके पास सेम आता है। इस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आपके पास एक जीरो वेक्टर मौजूद था जिसको आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करते थे तो आंसर वेक्टर भी दूसरा वेक्टर आ जाता था। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टीज जो थी, ये वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन और वेक्टर्स इन स्पेस के लिए ट्रू थी। इसी तरह से आपके पास वेक्टर्स के लिए एक और ऑपरेशन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आप एक स्केलर लेते हैं, यानी फील्ड के एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली स्केलर्स कहलाते हैं, और उस फील्ड एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए एक मखसूस फील्ड होती है हमारे पास, और उस फील्ड का कोई भी एक स्केलर, एक एलिमेंट लें और उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से, तो आंसर अगेन वेक्टर स्पेस वी में मौजूद होता है। तो ये जो ऑपरेशन था क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन के लिए स्टेटमेंट ट्रू थी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केलर ए मल्टीप्लाई हो रहा है दो वेक्टर्स के सम के साथ, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे राइट साइड पर ए डॉट यू प्लस ए डॉट वी, आपके पास आंसर आ गया। फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एडिशन। अब यहाँ पे आपके पास दो फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स हैं, ए और बी, और ये ऐड हो रहे हैं, और इनके सम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर v के साथ। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे a डॉट वी प्लस b डॉट वी है। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद फील्ड मल्टीप्लिकेशन। अब फील्ड में से हमने दो एलिमेंट्स लिए स्केलर्स, और आप उन स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दें पहले, आंसर एक थर्ड स्केलर आता है, उसको वेक्टर v से मल्टीप्लाई करें एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप
जो स्केलर बी है उसको एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसके साथ स्केलर ए मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आता है। तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज थी जो वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन के लिए ट्रू थी। फिर लास्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप फील्ड से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन लें तो इसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर वी आ जाता है। तो वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन में जो प्रॉपर्टीज थी, दो ऑपरेशंस थे, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसकी रिस्पेक्ट से ये 10 एक्सियम्स या स्टेटमेंट्स ट्रू थी। तो अब हम इन इस वेक्टर स्पेस इन एक्स वाई प्लेन और इसकी प्रॉपर्टीज को जनरलाइज करते हैं और जनरली वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लिखते हैं। A vector space or linear space over a field F is a non-empty set V equipped with two operations that satisfy 8 axioms. The two operations are vector addition and scalar multiplication. The formal definition is as follows. A vector space V over a field F is a tuple. इसमें 4 components हैं, where F is a field and its elements are called scalars. Field के elements को हम scalars कहेंगे. V is a non-empty set and its elements are called vectors. V के elements को हम vectors कहेंगे. Plus is a binary operation on V. इस ऑपरेशन का नाम वेक्टर एडिशन होगा। और डॉट आपके पास F क्रॉस V से V में एक फंक्शन है और इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। वेक्टर एडिशन प्लस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स फॉर ऑल vectors u, v and w in V and scalars a, b in the field F. These axioms are satisfied. Closure under vector addition, associativity of vector addition operation, commutativity of vector addition operation, existence of additive identity, and existence of additive inverses with respect to operation vector addition. फिर इसी तरह से scalar multiplication operation is well defined, that is closure under scalar multiplication, and distributivity of scalar multiplication with respect to vector addition, and distributivity of scalar multiplication with respect to field addition, and compatibility of scalar multiplication with field multiplication, and identity element of scalar multiplication. अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं तो फिर ऐसे टपल वी एफ प्लस डॉट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। So these axioms ensure that the set V with the operations of addition and scalar multiplication behaves in a way that generalizes the familiar properties of Euclidean spaces. तो एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल थ्रू आउट द कोर्स चलेगी, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आर एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, definition लिखी हुई है, the set Rn is the set of all n tuples of real numbers. तो Rn इसमें देखें जी, सेट में एलिमेंट्स हमारे पास n टपल्स हैं। मे भी ये नाम आपने पहले ना सुना हो, आपने ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पढ़े होंगे। अगर आपके पास तरतीब से 4 एलिमेंट्स या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स लिखे हों तो फिर हम इन एलिमेंट्स के शुरू और आखिर में पैरेंथेसिस लगा दें तो ये एक टपल कहलाता है। अगर 4 नंबर तरतीब में हों तो 4 टपल, 5 नंबर्स ऑर्डर में हों तो 5 टपल, एंड इन जनरल अगर n एलिमेंट्स हों तो ये एक n टपल बन जाता है, इसको हम n टपल कहते हैं। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स है, इस सेट के लिए फील्ड ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं और ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन करते हैं। वेक्टर एडिशन
अगर हम दो वेक्टर्स ले लें u और v, ये n टपल्स हैं, तो इन वेक्टर्स को ऐड करने से अगेन आंसर ये n टपल आता है, जिसमें जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर u और वेक्टर v के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का सम है। तो इस वेक्टर एडिशन ऑपरेशन को हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑपरेशन है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अगर हम स्केलर a लें फील्ड ऑफ रियल नंबर से और वेक्टर v लें एन टपल, तो स्केलर जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर वेक्टर v के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, av1 av2 एंड सो ऑन अप टू avn। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अब हम फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं और ये Cn सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर n टपल में ये तरतीब में n नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 z2 एंड सो ऑन अप टू zn। दी zi belongs to C for I from 1 to n। अगेन वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइन करते हैं। अगर वेक्टर u और v n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं और एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी तो u प्लस v अगेन एक आपके पास n टपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएगा। और ये वेक्टर एडिशन ऑपरेशन वेल डिफाइंड है। फिर इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप स्केलर a फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लें और वेक्टर v लें Cn में से, तो ये स्केलर वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कंपोनेंट्स में जो मल्टीप्लिकेशन है av1 की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। आपके लिए जो क्वेश्चन है, आपने वेरीफाई करना है कि Rn और Cn अंडर वेक्टर एडिशन, component wise addition and scalar multiplication defined in the previous slide, these two becomes vector spaces। तो ये जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा डिफरेंटली भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन मैं इसको उस ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रखा है हम उसको अप्लाई कर सकें। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। तो अब ये जो फ्रेज लिखा है, सेंटेंस लिखा है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मौजूद हैं और उनकी रिस्पेक्ट से जो वेक्टर स्पेस की एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। The set of vectors v1, v2 and so on up to vk, हमने k वेक्टर्स ले लिए हैं वेक्टर स्पेस v से और उन पे मुश्तमिल ये सेट बना लिया है। This set is said to be linearly independent if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus so on up to xk vk is equal to 0 have only trivial solution। तो देखें, हम कह रहे हैं कि ये k वेक्टर्स v1 v2 up to vk ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। कब? जब ये वेक्टर इक्वेशन जिसमें x1 x2 up to xk स्केलर्स हैं या अननोन्स हैं, इस वेक्टर इक्वेशन का अगर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो फिर वेक्टर्स v1 v2 up to vk लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। दैट इज if this vector equation is has only this solution x1 x2 and so on up to xk all are 0। नेक्स्ट जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ v is the n-dimensional real space, then the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus so on up to xk vk equal 0
can be viewed as a system of n homogeneous linear equations with k unknowns x1 x2 up to xk। अच्छा, एक एक स्लाइड बीच में स्किप हो गई, हमें उसको डिस्कस कर लेना चाहिए था, ये नोटेशन की स्लाइड। ये जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, एन डायमेंशनल रियल स्पेस और एन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस, इनमें जो वेक्टर्स हैं वो एन टपल्स हैं, लेकिन हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। वी शैल आल्सो यूज द कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेक्टर्स इन Rn and Cn, that is for a vector u which is actually an n tuple, then this u is has this another representation as a column matrix, that is u is identical to this column matrix। तो अब देखें जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम कह रहे हैं, तो हम v1 v2 अप टू v के वेक्टर्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने इन वेक्टर्स से ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनाया सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का। जो वेक्टर v1 है इसको कॉलम के तौर पे लिखेंगे, और v2 दूसरा कॉलम होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, एंड सो ऑन। v के वेक्टर kth कॉलम होगा, और x1 x2 अप टू xk ये अननोन्स आ गए हमारे पास, और ये इक्वल रखेंगे हम जीरो मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर n/1 होगा। तो ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस विद k अननोन्स बन जाएगा। और अगर इस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हुआ तो फिर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, और अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको मिल गया तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। और आपको याद है कि होमोजेनियस जो आपके पास सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होता है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, उसका ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा मौजूद होता है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब मौजूद होता है? अगर आप इसको रिकॉल करें, तो अगर आपके पास जो रैंक है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए, तो फिर आपके पास फ्री वेरिएबल्स आ जाते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो एग्जांपल में देखें तो R2 हमने टू डायमेंशनल रियल स्पेस यानी वेक्टर्स लिए हैं जो टू टपल्स हैं, v1 एंड v2। v1 वेक्टर है 1 0, v2 वेक्टर है 0 1, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट 0 और सेकंड 1 है। दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप ये वेक्टर इक्वेशन लिखें, x1 को आगे मल्टीप्लाई कर दें इन कंपोनेंट्स के साथ, और x2 को और फिर कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें, तो x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये वेक्टर्स v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट्स a non-trivial solution of the vector equation, that is a set of scalars a1 a2 up to ak, not all zero, such that this is equal to 0, हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में टर्म पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। देन द सेट v1 v2 up to vk is said to be linearly dependent। अगर आपके पास इस वेक्टर इक्वेशन का कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है तो फिर वेक्टर्स v1 v2 अप टू vk लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। एग्जांपल्स में देखें, v1 और v2 दो वेक्टर्स लिए हैं हमने टू डायमेंशनल रियल स्पेस से, तो हमें दो ऐसे स्केलर्स मिल गए हैं, a1 is equal to 2 and a2 equals to -1, such that a1 v1 plus a2 v2 is the zero vector। तो ये वेक्टर्स आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में दो क्वेश्चंस पास पेपर्स में आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर साल ही एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसमें आपने चेक करना होता है कि दिए हुए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेक्टर्स दिए हैं हमने उनको v1 v2 और v3 कह दिया, और फिर इनसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया जिसमें फर्स्ट कॉलम v1 है, सेकंड कॉलम v2 है, थर्ड कॉलम v3 है, और अननोन्स x1 x2 x3 लिए। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 बन गया। अब आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अगर तो आपके पास इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो फिर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना किया, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आपको मिला,
तो फिर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसके लिए आप रैंक फाइंड करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी एचेलॉन फॉर्म फाइंड करेंगे, और अगर आपके पास रैंक इक्वल आ गया नंबर ऑफ अननोन्स के जो कि 3 हैं, तो फिर इस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर रैंक 3 से कम हुआ तो फिर आपको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे, उनको वैल्यू दे दें खुद से, तो आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फील्ड, अच्छा फील्ड पे हमने बात नहीं की है। फील्ड हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से फील्ड अबिलियन ग्रुप होता है, और एक्सक्लूडिंग द जीरो एलिमेंट जो आपके पास फील्ड है एफ सेट, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होता है। और फर्दर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू हों तो फिर हम ऐसे सेट को फील्ड कहते हैं।